We are in third semester. The topic is Aspect of Novel by E.M. Foster. Novel 1. E.M. Foster's book. इसका इंट्रोडक्शन है, इसका इब्तदाइया है कि ये क्या है, आस्पेक्ट ऑफ द नावल क्या चीज़ है। नावल के आस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन की गई है कि किस तरह से इनको पब्लिश किया जाता है, और ये एक सीरीज़ है, एक उन्होंने पूरा सिलसिला रखा हुआ है ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, नावल के बारे में एक आस्पेक्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सके। और उन्होंने ये लेक्चर डिलीवर किए हैं ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज में 1927 में। उन्होंने ये बयान किया है कि यूजिंग एग्जांपल ऑफ क्लासिक वर्क, उन्होंने क्लासिक वर्क लिया है और उनको मिसालें बनाकर पेश किया है। बाय मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स, बहुत से अजीम राइटर्स जो हैं उनका काम लिया है, क्लासिक अप्रोच ली कि किस तरह वो नावल पे काम करते थे और क्या लिखा करते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें लेके तो 7 किस्म के आस्पेक्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर्स में कि किस तरह जो है वो नावल निगार एक स्टोरी लेता है, एक कहानी लेता है, कहानी के अंदर वो किरदार डालता है, किरदार को जो है वो प्लॉट के अंदर परो देता है और उसमें एक तख़य्युलाती आस्पेक्ट फैंटेसी का लेके आता है, और फिर साथ पेशन गोई की जाती है कि आगे चल के कहानी में क्या होगा, न जाने कौन कौन से कर्व आएंगे। एक पैटर्न डिस्कस किया जाता है और एस्थेटिक सेंस को बयान करने के लिए रिदम को लेके आया जाता है। तो स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम, ये सेवन जो हैं ये आस्पेक्ट्स हैं जो कि E.M. फॉस्टर ने अपने नॉवेल्स में निगारी के दरमियान, अपने लेक्चर्स के दरमियान नावल के आस्पेक्ट में डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। और इंग्लिश नावलिस्ट E.M. फॉस्टर का जो है 1879 टू 1970 उनका लाइफ स्पैन है। फॉस्टर जो है ना वो डिसमिसेस द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द नावल एज अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। वो कहता है कि हम इसको एक तारीख के तौर पर नहीं लेंगे, बल्कि इन द प्रेफरेंस टू एन इमेज ऑफ ऑल नॉवलिस्ट, बल्कि हम इसको इस तरह लेंगे कि सारी की सारी हिस्ट्री, सारी की सारी तारीख जो है वो लम्हा ब लम्हा साथ साथ चलते हुए बयान होती जा रही है और साथ साथ वक्त भी गुजरता है, यानी कहानी भी आगे को मूव ऑन होती है और साथ ही साथ कैरेक्टराइजेशन भी चलती है और साथ ही साथ इसमें कहानी भी आगे को बढ़ती है। He first establishes that if nothing else, a novel is a story. एक कहानी ही होती है, एक वाक़या बयान किया जाता है, एक लाइफ हिस्ट्री बयान की जाती है जिसको के मुनासिब वक्त के साथ बयान किया जाता है। वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो है सबसे पहले पैदाइश का आंसर है, उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसमें खुराक, लिबास और रिहाइश है। इसी तरह मोहब्बत को भी वो एक ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरत समझता है। वो कहता है कि मोहब्बत के बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इसी तरह वो लॉ ऑफ नेचर को डिस्कस करता है कि इंसान इस दुनिया में आता है, खाता पीता है, मोहब्बत करता है, ज़िंदगी गुजारता है, सोता जागता है, दिन रात के पैराए में से गुजरता है और आखिरकार वो इस दुनिया से चला जाता है। तो ये मेन आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वो 5 अल्फाज के दायरे में डिस्कस करता है, जिनको वो कहता है कि देयर इज़ बर्थ, देयर इज़ फूड, इंसान पैदा होता है, फूड लेता है, स्लीप, सोता जागता है, लाइफ को एंजॉय करता है, मोहब्बत है उसमें, और फिर मोहब्बत के दायरे में बहुत सी चीज़ें हैं और फिर आखिरकार उसकी इस दुनिया से रुखसती का वक्त है। तो 5 human life aspects and facts are birth, food, sleep, love and death. These are discussed in lectures in detail. फर्दर वो कहता है, स्ट्रेस डालता है, ही स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में किरदार बहुत अहम किरदार अदा करता है। किरदार से मुराद है कि सपोज इफ़ देयर इज़ अ मैन, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ सन, he is a brother, after that he is a husband, after that he is a father, after that he is a grandfather. तो इस तरह बाप होने के नाते उसका किरदार और है, भाई होने के नाते उसका किरदार और है, लव मेट होने के नाते उसका किरदार और है, हस्बैंड होने के नाते उसका किरदार और है, उसके मीनिंग हैं। देयर आर मीनिंग एंड मेंटेनेंस and the characters are both flat and round.
फ्लैट कैरेक्टर्स और तरह के होते हैं, राउंड और तरह के होते हैं। फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स को हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉवल के तौर पे उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग-अलग प्राय में डिस्कस किया हुआ है। फिर ही एक सक्सेसफुल नॉवल निगाह जो है वो नॉवल लिख सकता है। Here is the childhood, the youth time, and the professional life, and the old age, and at the end of the life. E.M. फॉस्टर की लाइफ की ये पिक्चर्स हैं। He regards the necessity of plot. वो कहता है कि नॉवल में प्लॉट लाजमन होना चाहिए। ये इधर देखिए, एक लुक हम देखते हैं बैक की तरफ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी है कि नॉवल लिखते हुए देयर मस्ट बी अ स्टोरी डेफिनेटली, देन देयर शुड बी कैरेक्टर्स, एंड देन प्लॉट, आफ्टर दैट देयर इज फैंटेसी. So plot is of great importance in the eyes of E.M. Foster. He regards the necessity of plot which creates the effect of suspense. प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए उसमें सस्पेंस क्रिएट हो जाए, उसमें तजस्सुस क्रिएट हो जाए, उसका दिल करे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा तो अब देखूं अगले चैप्टर में क्या होता है, मैं देखूं कि कहानी आगे कहाँ तक पढ़ी है। एज अ प्रॉब्लम उसमें कोई ना कोई इशू क्रिएट किया जाता है बाय विच कैरेक्टर इज़ फ्रीक्वेंटली सेक्रीफाइस, और किरदार जो है उसको ही ऊपर कुर्बानी का आंसर रखा जाता है इन द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग एन एंडिंग टू द नावल। और आखिर तक वही किरदार जो है वो या तो सेक्रीफाइस करता है या गेन करता है या अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता है। सपोज एक हीरो और हीरोइन की ज़िंदगी की कहानी चल रही है, हीरो और हीरोइन आपस में बहुत खुश हैं, लेकिन वहाँ पे एक थर्ड पर्सन भी है जो ये चाहता है कि वो हीरोइन को हासिल कर ले, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर लेता है ये देख के कि जो हीरोइन है वो हीरो के साथ ज़्यादा खुश है, तो वो अपनी खुशियाँ उसके ऊपर सेक्रीफाइस करके कुर्बान कर देता है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द प्लॉट, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, कि किस तरह एक तजस्सुस पैदा होता है कि वो आगे चल के कहानी को किस रुख में लेके जाएगा। ये सारा कुछ E.M. फॉस्टर ने अपने नॉवेल्स में, अपने लेक्चर्स में बयान किया हुआ है। ये हमारे पास उनकी लाइफ डिपिक्शन की कुछ पिक्चर्स हैं ताकि हम उनकी लाइफ को देख सकें। सेकेंडली, उन्होंने प्लॉट, कैरेक्टर के साथ साथ एक चीज़ फैंटेसी और प्रोफेसी भी टच की है, ये भी लेक्चर के एस्पेक्ट में शामिल हैं, विच प्रोवाइड अ सेंस ऑफ यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल। यूनिवर्सल ये होता है कि बेटा एक ज़माने से उसका ताल्लुक़ नहीं है, उसका सारे ज़मानों से ताल्लुक़ है। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में आए थे, लेकिन उनकी जो रहनुमाई की टीचिंग थी वो सिर्फ़ एक ज़माने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ 14वीं सदी के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि वो सारे ज़माने और सारे आने वाले बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए थी। इस किरदार को, ऐसी चीज़ को यूनिवर्सल अप्रोच कहते हैं, यानी वो लिमिटेड नहीं होती, उसका एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड नहीं होता, बल्कि उसकी विजन बहुत स्प्रेड होती है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है विच हैज़ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यू कैन नॉट टेस्ट, टच, यू कैन ओनली फील। स्पिरिचुअल एब्स्ट्रैक्ट माने में आता है। ये आपकी रूहानियत का ताल्लुक भी है कि इंसान मादियत से निकल के, कसाफत से निकल के लताफत की दुनिया में आ जाए और लतीफ़ आस्पेक्ट के साथ वो अपने नावल और कहानी को लेके चले। ये जितने भी एस्थेटिक अप्रोच के लोग होते हैं, ये स्पिरिचुअल आस्पेक्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ पाते, और नावल भी स्पिरिचुअल आस्पेक्ट, फैंटेसी और प्रोफेसी में इसको आगे लेके जाता है, और ये सेंट्रल आस्पेक्ट होता है ग्रेट नावल का। इसके बगैर नावल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। आखिरकार हम पहुंचते हैं कि ही डिसमिसेस द वैल्यू ऑफ पैटर्न। वो कहते हैं कि पैटर्न को जो है ना, बाय विच अ नैरेटिव में भी स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि जब स्ट्रक्चर का काम आता है और नरेशन के लिए हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ आके जो है ना राइटर का कलम उसको परेशान करता है एज अनदर एस्पेक्ट दैट फ्रीक्वेंटली सेक्रीफाइसेस द विटलिटी ऑफ कैरेक्टर, जिसकी वजह से किरदार को कई दफ़ा कुर्बानी भी देनी पड़ती है। सपोज एक हीरोइन के अल्फाज जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि पैटर्न के बाहर से निकलें, तो फिर वहाँ पे उसको कुर्बानी देकर, सेक्रीफाइस करके अपने अल्फाज को
प्लॉट के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक ही रखना पड़ता है. This is very great virtue. Now, drawing on the metaphor of music. सबसे बड़ी बात है कि नॉवल में म्यूज़िक का इस्तेमाल है. अब नॉवल में म्यूज़िक नहीं बजता, लेकिन उसको लिखा इस तरह जाता है, उसको कंक्लूड ऐसे किया जाता है, उसमें रिदम ऐसे लाया जाता है, उसमें रेपिटिशन की डेफिनेशन ऐसे डाली जाती है, उसमें वेरिएशंस ऐसी डाली जाती हैं कि पढ़ने वाला जो है उसमें उसको अच्छा सा रिदम महसूस होता है, उसको उसमें मौसीकियत फील होती है. तो ये नावल निगार की खूबसूरती होती है कि वो 7 एस्पेक्ट्स के अंदर रहकर किस तरह से अपने सारे ख्यालात का इजहार करे. मेंटेन भी रखता है, सिंसेरिटी भी शो करता है, इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर भी रखता है, अपना माइंड जो है वो ओपन माइंड रखता है और अपने विजन को ब्रॉड रखता है. क्वालिटी ऐसी है जो कि उसके नावल को एक्सपेंसिव बना देती है, उसको सस्ता नहीं बनाती, उसको कीमती बनाती है. ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं ये ई.एम. फॉस्टर ने हमारे सामने इस तरह से डिस्कस किए हुए हैं. जैसे स्टोरी है, कहानी चलती है, कहानी के अंदर किरदारों का इजहार होता है. किरदार जो है वो एक प्लॉट के मुताबिक रोम अबाउट होते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें फैंटेसी भी है, उसमें तजस्सुस है, उसमें तख़य्युलातीपन है, उसमें पेशन गोई की जाती है कि अब आगे जाके क्या होगा, कहानी किस रुख पे मुड़ेगी. और पैटर्न और रिदम जो है ये सबसे ज़्यादा बढ़कर इसमें अहम किरदार अदा करते हैं 7 एस्पेक्ट्स में. 1 2 3 4 5 6 7 7 aspects are too much important for novel writing. जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिकल वर्क हैं कि उनको लेके कैसे नॉवल को आगे बढ़ाया जाता है. फोस्टर ने मेथड ऑफ एग्जामिनिंग को डिसमिस किया हुआ है. मेन एस्पेक्ट्स उन्होंने बर्थ, फूड, स्लीप, लव एंड डेथ डिस्क्राइब की हुई है. He stresses the importance of character. वो कहते हैं कि किरदार बहुत अहम होता है, किरदार के बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ती. फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स को स्ट्रेस करते हैं, दोनों ही उनके नॉवेल्स में शामिल हैं. ये हमने उनकी पिक्चर्स देखी हैं ई.एम. फॉस्टर की, जो कि उनकी चाइल्डहुड लाइफ, टीनेज लाइफ, अडल्ट लाइफ, प्रोफेशनल अप्रोच और फिर एज अ नॉवलिस्ट और एज अ टीचर जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया. प्लॉट के लिए ही रिगार्ड्स द नेसेसिटी ऑफ प्लॉट विच क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ सस्पेंस. वो कहते हैं कि प्लॉट ऐसा होना चाहिए कि वो सस्पेंस को क्रिएट करे, प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रॉब्लम शेयरिंग हो, बाय विच कैरेक्टर जो भी किरदार है उसके मुताबिक हो. इज़ फ्रीक्वेंटली सेक्रीफाइस. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किरदार को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड एंडिंग टू द नावल. नावल के एंड तक जो है ना वो बेचारा सेक्रीफाइस ही करता रहता है. फैंटेसी और प्रोफेसी को उसने बड़े खोल के बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है, विच प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ द यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल aspect. Foster regards as central aspect of the novel is fantasy and prophecy. Finally, he dismisses the value of patron. इसको रिगार्ड नहीं देते, डिसमिस करते हैं. By which a narrative may be structured as another aspect that frequently sacrifices the vitality of character. Vitality of character को वो कहते हैं कि आप कभी भी sacrifice ना करें. Drawing the metaphor of music, musical approach है. Foster concludes that rhythm, which he defines as repetition plus variation of words, descriptions, events, allows for an aesthetic approach, pleasing structure to emerging from the novel, while maintaining the integrity of the character and open-ended quality that gives novel a feeling of expansiveness. यांगरा में नावल जो है बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच का हामिल है. इसमें म्यूज़िक है, इसमें रिदम है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें प्लॉट है, इसमें स्टोरी है और लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया गया है. हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक. Excuse me, ma'am.